वामपंथ दुनिया के सारे जितने समस्या है विश्व में, सब की जड़ में वामपंथ है। उसकी जड़ में एसिड डाला जाना चाहिए। उसको वामपंथियों को तो राह चलते मिले आपको 2 थप्पड़ मार दिए बिना काम का। ये एटीट्यूड जब तक नहीं होगा ना, तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। 87 लोग हर जा चुके हैं, हर जगह से जा चुके हैं, वैचारिक रूप से ये बने हुए हैं। इतनी हास्यास्पद बात है। किसी भी सेंसिबल आदमी को राहुल गांधी में कैसे फ्यूचर दिखे? उसकी माँ को उसमें फ्यूचर नहीं दिखता होगा यार। वो भी बोलने के लिए बोल देती होगी क्या ये मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, कि घर में सारे लोग प्रधानमंत्री पैदा हो रहे हैं। गुजरात का दंगा का रिस्पॉन्सिबल मुसलमान है, 59 लोगों को जला दिया। तो भाई ट्रिगर पॉइंट तो वो है ना कि आपने कार सेवकों को जला दिया एक मौके में डाल के, और ब्लेम किसके ऊपर आए? हिंदुओं के ऊपर के नरसंहार हो गया, एथनिक क्लेंजिंग हो। आप 59 आदमी को जला दोगे और आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि रिटेलिएट वो ना करे, तो ये तो मूर्खता है। हिंदू भले रिटेलिएट नहीं करते, लेकिन इतना हो जाने के बाद भी ना करे, ऐसा नहीं होता है। लव यार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ये खाली भारत में नहीं हो रहा है। भारत में तो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज ही किया था, केरल के हाई कोर्ट से आया था, और यूएस में हो रहा है, यूके में हो रहा है, ग्रीस में हो रहा है। ये सब में तो 70 के दशक से हो रहा है ग्रूमिंग गैंग कर। ये तो हमारी दुर्बलता है ना कि कोई तुम्हें कन्विंस करके हिजाब पहना दे रहा है। ये हमारा मतलब हमारी हीनता है एक तरह से, कि हमें 4 दिन, साल भर, महीना भर किसी के साथ रहे और हमें जो है अपना धर्म कमजोर दिखने लगा, और दूसरे का मजहब जो बड़ा प्यारा लग रहा है कि हाँ हिजाब में बड़े फूल दिखते हैं। तो हमारी दुर्बलता है ना। तो द कैजुअल टॉक के इस नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के मशहूर पत्रकार और लेखक अजीत भारती जी हैं। अजीत जी, वेलकम टू द कैजुअल टॉक। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। बॉलीवुड मूवी देखते हो आप? ऐसा मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, उसमें एक किरदार है कैप्टन जैक स्पैरो, और कहीं ना कहीं आपका लुक कहा जाता है उनसे ही प्रेरित है। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, कम से कम 7 लोग एक तरह के दिखते हैं एट ए टाइम। तो कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें वैसे मेरा कोई क्रेडिट नहीं, मेरे माँ बाप क्या जिनके जीन्स मुझे मिले। आपके सुंदर होने में या किसी चेहरा मिलने में आपका कोई हाथ नहीं होता है, अनलेस आप मेकअप करके। कुछ लोग तो क्लियोपेट्रा भी बन जाते हैं, तो वो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जन्मस्थली बिहार से कर्मस्थली दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा आपका? आरंभिक आप कह सकते हैं, आप मेरे गांव में ही आप बैठे हुए हैं, तो जिधर जैसे आपके बैकग्राउंड में जिस तरह का मकान है और जहां हम बैठे हूँ वहाँ इसी तरह का मकान था। और टिपिकल जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास भी आप कह सकते हैं उस तरह का। पापा के हिस्से में मुझे लगता है कि 2 बीघे ज़मीन होगी, जो कि 2 भाई हैं, एक बहनों में, और माँ हो गए, पिता हो गए, दादी थी। तो इतने लोगों का आप भरण पोषण कर सकते हैं लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते। तो फिर मेरे पिताजी ने सोचा कि शिक्षा देने के लिए मुझे कुछ और भी करना होगा। तो अभी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा है, ये वोग में है। मेरे पापा 1997 में जब मैं सैनिक स्कूल तिलैया के लिए क्वालिफाई किया, तो उन्होंने फिर कुछ कृषि से ही जुड़े हुए कार्य करना आरम्भ किया कि खेती तो चल रही है, उससे भरण पोषण हो जाए, खाना पीना घर का चलता रहेगा, और बियॉन्ड दैट हार्ड कैश कैसे अर्न किया जाए। तो उन्होंने फिर बैलगाड़ी का जो फ्रेम होता है, मैं फोटोग्राफ्स भी आप लोग को दे दूँगा, आप दिखाइएगा उन्हें। बैलगाड़ी का फ्रेम होता है ऐसे करके, पटरी ऐसे बिठाते हैं। एक साइड में उन्होंने थ्रेसर लगाया, मकई का जो थ्रेसर होता है, एक साइड में पंपिंग सेट का इंजन, और फिर उसके व्हील से फीता लगा के उसको मोबाइल बना दिया उन्होंने। उस वक्त मोबाइल थ्रेसिंग होती नहीं थी। जैसे मेरे घर के पीछे जो एरिया है ना, वहाँ पे लोग काट काट के लाते थे गेहूँ, अपना बोझा बोझा रख दिया, इलेक्ट्रिसिटी आई तो मोटर पे वो थ्रेसिंग जो है, मतलब थ्रेसर एक जगह होगा, आप सामान लाइए, थ्रेसिंग कीजिए, दाना ले जाइए, भूसा ले जाइए, उस तरह का। मकई में और समस्या थी, क्योंकि गेहूँ तो फिर भी कम होता है, मकई इधर मतलब एक एक आदमी का 200-200 मन, 500-500 मन बाइल जो होता है वो वाला। तो फिर वो समस्या होती थी कि लाओ, कहीं पे करवाओ, फिर ले जाओ।
मेरे पापा ने बोला कि या तो खेत पे कर दूंगा मैं जाके, या आपके घर पे कर दूंगा। और बैलगाड़ी होने के कारण बैल उसको खींचते थे, वो मोटर ड्रिवन नहीं था, तो वो किसी के भी घर में गली में घुसा दिया, जहाँ पे करना है आप अपना लगा जी। और थ्रेसिंग स्टार्ट हो जाए। तो उस टाइम में मेरे पिताजी 97 में सारा ये सब करने के बाद एक दिन का उसमें तेल लगेगा, लेबर चार्ज होगा जो ले जा रहा है उसको सब करके 500 रुपये पर डे वो शुद्ध बचत करते थे। और उन 2 बैलों के कारण, थ्रेसर के कारण मेरी सैनिक स्कूल की एजुकेशन जो है मतलब कंप्लीट हुई है। और सैनिक स्कूल की एजुकेशन बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा। उस टाइम तो मतलब इंडिया के कॉस्टलीस्ट में आता है, नॉट इन द लीग ऑफ मदर्स इंटरनेशनल और समथिंग, बट वो ठीक ठाक उस टाइम में 42,000 फीस था। और उसके बाद फिर आपको पैसे चाहिए होते हैं। दिल्ली में उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग, उस वक्त मैं दिल्ली जब गया 2004 में, तो 2,500 में महीना निकल जाता था। तो आप सोचिए उससे भी ज़्यादा कॉस्टली स्कूल का एजुकेशन था। तो वहाँ से एक तरफ से आप कह सकते हैं कि इसमें मेरी माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है कि पिताजी किसान थे, किस एनवायरनमेंट से थे। मेरी माँ भी हाउसवाइफ थी, यंग एज में शादी हुई थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस बात का भान था कि एजुकेशन ही इस गड्ढे से उबार सकता है। और तो है नहीं कि बिजनेस आप कर लो, कोई फंड दे, कोई पैसा देगा। तो शिक्षा ही है जिसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके और सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करेंगे। तो मेरी माँ ने पापा को बहुत पुश किया, तो उनका मतलब मेरे यहाँ तक होने में बहुत बड़ा योगदान है। पिताजी के बारे में अगर आप गांव में पूछेंगे तो आसपास के 10 गांव में उनसे ज़्यादा परिश्रमी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। और ये मैं कोई इन्फ्लेटेड नहीं बता रहा हूँ, आप रैंडम आदेश पूछ लीजिएगा कि रामविलास सिंह कैसा आदमी है तो आपको बता देगा। तो ये वो स्कूलिंग मेरा सैनिक स्कूल में हुई है। और उसके बाद फिर जो ये सब आप देखते हैं कि मेरे बोलने की एबिलिटी, लिखने की, ये सारा सैनिक स्कूल का देन है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स को एजुकेशन नहीं मानते हैं, वो एकेडमिक्स इज जस्ट 40 to 50%। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आप में एक स्किल तो होना ही चाहिए अपार्ट फ्रॉम आप मतलब जो लिखाई पढ़ाई करते हैं। तो वो एक स्किल क्या है आप में, आप फुटबॉलर हो सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो, कोई भी एथलेटिक्स, ये सब हो सकता है। या फिर आप अच्छे डिबेटर हो, आप भाषण अच्छा देते हो, लिखना आता हो, कविता। और तो एक पैशन जो आपका, एक हॉबी जो होता था, उसको इतना वहाँ पे संवारा जाता था। और एक कल्चर है उस स्कूल का। तो कल्चर होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ टीचर ध्यान नहीं देते हैं। डॉर्मेट्री में आपके 7वें से लेकर 12वें तक के सीनियर एक साथ रहते हैं। 6ठा क्लास अलग रहता है क्योंकि नया रहता है, रैगिंग कम हो उसके स्केल। फिर भी रैगिंग हमारे यहाँ कम नहीं होती है। तो और वो अच्छी बात है, रैगिंग होनी चाहिए। आजकल के बच्चे जो बड़े सॉफ्ट हो गए, माँ बाप भी, कि नहीं हमारे बेटे को डांट दिया, ये सब भी। अब मार पिटाई ना हो, हम लोग को तो बेल्ट वेल्ट भी लगता था, उतना ना हो, बट एक बेसिक डिसिप्लिन के लिए थोड़ा बहुत जो है ना, घड़ा जो है उसको जब तक थपकी नहीं लगेगा वो शेप में आता नहीं है। तो इस कारण मैं थोड़ा सपोर्ट करता हूँ, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ रहती है। उसी के कारण मतलब आपकी लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। आपको पैसा कोई दे देगा ना, आप बुरा दोगे, बर्बाद कर दोगे उसके पैसे को। तो सैनिक स्कूल ने मुझे मतलब बेस जो है वो संवारा वहाँ से। और फिर मैं क्योड़ेमल कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में वहाँ का मैं टॉपर रहा। उसके बाद कुछ समय बाद किरोड़ीगंज से निकलने के बाद मैंने लगभग 1 साल अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस करने के लिए अर्नस्ट एंड यंग फाउंडेशन के साथ कार्य किया। उनका था कि जो भी बच्चों का सिलेबस होता है उसको कन्वर्ट करना कार्टून एनिमेटेड फॉर्म में। तो उसमें लगभग आप मान के चले कि मैंने 400 से अधिक एनिमेटेड मूवीज़ लिखी होगी, डायरेक्ट की होगी, उसका स्क्रिप्टिंग पार्ट देखा, ये सब किया। फिर जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैंने कहा था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद घर से पैसे नहीं लूँगा, वो थोड़ा, क्योंकि बाकी भाई बहन भी हैं पढ़ने वाले, तो एक ही में सारा रिसोर्स चला जाता है, तो फिर बाकियों की एजुकेशन प्रभावित होती है, आपको कई घरों में मिल जाएगा। तो मैं वैसा नहीं चाहता था। और फिर पापा प्रेशर ना पड़े, मैं कमाने लगा, तो फिर भाई को लेके दिल्ली चला गया।
ये सारा होते होते फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद फिर नौकरी लगी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, IANS, ये सब में लगभग 10 साल जो है दिए हैं। और उसके बाद जो है फिर मुझे लगने लगा कि मेरी जितनी प्रतिभा है उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। तो पैसे कमाना आवश्यक होता है जीवन में। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यार पैसे क्या करेंगे। ये बात उन्हें बोलनी चाहिए जिन्होंने कमा के देख लिया है कि हाँ यार पैसे का कोई मतलब नहीं है। तुमने कभी लाइफ में पैसा देखा ही नहीं, तुम ज्ञान दिए जा रहे हो, मतलब 5-5 किलो की यार पैसा क्या है। पैसा बहुत कुछ है। पैसा है इसलिए इस रूम में AC लगा हुआ और बैठ के बात कर रहे हैं, नहीं तो इस टाइम में इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता था। मतलब कुछ चीज़ें हैं, मैं इसीलिए मैं कहता हूँ धन जब तक अर्जित नहीं करो, धनात् धर्म ततः सुखम, धन से धर्म होता है, उसका सुख होता है। धर्म करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, जीवन जीने के लिए होती है। तो वो एक मोटिवेशन होना चाहिए लाइफ में कि हमको बहुत पैसा कमाना है। कमा के आपको विरक्ति आ जाए ठीक है, जैसे मुझे अब धीरे धीरे हो रहा है कि हाँ अब जो जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे कम भी मिलेगा तो मैं काम चला लूँगा और मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये है मेरा अभी तक का। तो वो लोग पैसे नहीं दे रहे थे तो फिर मैंने बोला कि अपना चैनल खोलो और फिर एक मोबाइल फ़ोन और 400 रुपये के ट्राईपॉड से जो है आरंभ होता है वो सफ़र। और फेसबुक में लाइव का फीचर आया था तो वहाँ से थोड़ा सा कुछ वीडियो मेरा मतलब वायरल होने लगा। तब से जो है फिर धीरे धीरे उसी का आप अपडेटेड संस्करण कह सकते हैं कि अभी ऑप इंडिया में था, फिर डू पॉलिटिक्स में था, अभी अपना चलना है, फिर आगे की कुछ योजनाएं हैं, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। सैनिक स्कूल तलैया से निकलने के बाद ऐसा कौन सा मोमेंट्स आया जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि मुझे पत्रकारिता ही करना है या फिर इसी फील्ड में आगे जाना है? वहाँ से जब मैं आया तो मैं थोड़ा लेट हो गया था दिल्ली पहुँचने में और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज का भी नाम पता नहीं था। तो मेरा एक दोस्त है चंदन, बेगूसराय का, सैनिक स्कूल का ही था। तो उसका जन्मदिन था तो मैं उसके घर पे गया हुआ था जुलाई में। वो बोला क्या करोगे, उसको बीटेक करना था तो वहाँ पे नारायणा फिर जी ये सब का कोचिंग का तो उसका प्लान था, उस पर ज्वाइनिंग थी, जुलाई में जाकर कोचिंग उस पर ज्वाइन करना था। तो हमको बोला क्या करोगे मतलब आगे। तो हम कम्प्लीटली कंफ्यूज थे कि करना क्या, इसके आगे क्या। स्कूल में तो बहुत नाम था, मैं वही नाटक करना, स्टैंड अप कॉमेडी और ये सब मैं स्कूल में करके मैं छोड़ चुका हूँ। तो और वहीं से मैंने बोला कि बेस बनाए। तो एक पढ़ने में आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी उतनी अच्छी नहीं, आप अपने आप को तो जानते हो ना, बाकी दुनिया ठग लोग। तो बीटेक एक ऑप्शन नहीं था और मैंने बायोलॉजी लिया नहीं था तो मेडिकल भी ऑप्शन नहीं था। एक था कि आप NDA ज्वाइन कर सकते हैं। तो NDA में रिटर्न हो गया था और उसके बाद फिर SSB ये सब देना। तो मैंने एक ही बार दिया, उस बार स्क्रीन आउट हो गया था मैं स्टार्ट में, उसके बाद मैंने कभी दिया नहीं। मतलब वही था कि दोबारा दे सकते, 3 मार्क 5-6 अटैम्प्ट रहता है उस टाइप से तो देने का था। एक वो लॉजिकल मुझे दिख रहा था और मेरा जो क्रिएटिव एस्पेक्ट था उसको लेके कि अब मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ ये कभी सोचा नहीं था, उस हिसाब से नहीं सोचा था। तो चंदन ने बोला कि यार तो वहाँ चलो और IIT का नहीं CBSE इंजीनियरिंग हो सकता है निकल जाए अगर मेहनत करोगे तो। फिर हम वहाँ रहने लगे। फिर एक और मेरा मित्र है, वो PVR साकेत पे हम लोग ऐसे मंडली बैठी हुई थी तो आया तो बोला तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। हम बोले कि हम भी इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बोलता है कि यार तुम पहले तो हम लिख के दे देते तुमसे नहीं होगा, और अगर हो भी गया मान लो कि चोरी करके भी तुम पास ही हो गए या मेहनत से भी, तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे, पुल बनाओगे ढह जाएगा, तो देश का नुकसान मत करो। तो तुम्हारा जो लिखने की एबिलिटी है, बोलने की एबिलिटी है, तो उसके लिए अलग कोर्स से जाते हैं जर्नलिज्म का, तो वो कर लो। मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, लॉजिकल दोस्त इसी तरह का ब्लंट एडवाइस देता है ना, वो दे डोंट मिन्स वर्ड्स। और उसने 7 साल देखा है मुझे, उसने बताया कि जर्नलिज्म और ये मास कम्युनिकेशन भी कुछ होता है। तो मैंने बोला ठीक है पता करते था। जुलाई हो गया था तो हर जगह ख़त्म हो चुका था एडमिशन, कहीं नहीं था। 2-4 इंस्टीट्यूट पता किया तो उनका फीस इतना अधिक था कि लेट फाइन के साथ कर लो, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उतना पैसा नहीं था।
फिर हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लो इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डेंस से। कॉरस्पॉन्डेंस में 31 अक्टूबर तक समय होता है, और चूँकि लिखने का और लिटरेचर का मेरा था बेस अच्छा था, बहुत अच्छा, बिहार वालों का होता है नॉर्मली, तो मैंने सोचा कि वो एक नेचुरल है, उसमें समय भी है और 3500 रुपये साल में हो जाना है, उसमें डिग्री मिल जाएगी। तो वहाँ पे मैंने 1 साल जो है कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से किया। वहाँ मैंने टॉप किया। वहाँ 4500 लोग या ऐसे ही होंगे, कुछ पूरे बैच में रहते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बढ़ता कोई नहीं है। फिर भी मेरा नंबर इतना अच्छा था कि इंदू कॉलेज के टॉपर कौन से कम था, हंसराज के टॉपर कौन से कम था फर्स्ट ईयर में। मैं इन कॉलेजेस में गया, वो माइग्रेशन उसको बोलते हैं, कि आप एक कॉलेज से दूसरे में ले सकते हैं माइग्रेशन, इंटर कॉलेज माइग्रेशन। तो उसके लिए मैं गया, तो एक बंगाली टीचर थे, तपन या कुछ ऐसे ही नाम था उनका। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी पॉलिसी है हिंदू कॉलेज की कि 60% से अधिक आएगा तभी हम लेंगे। बोले कि सर आप ज़रा सोचो इस बात को, कि मैंने कॉरस्पॉन्डेंस से पढ़ाई की, मेरे पास ना लाइब्रेरी थी जो हिंदू कॉलेज के पास है, ना कोई टीचर था। एटलीस्ट मुझे इस बात का तो क्रेडिट दो कि मैंने खुद से पढ़ के आपके सारे स्टूडेंट्स को बीट किया है। आप लोग जो 30 आदमी का डिपार्टमेंट है या 20 टीचर का, उसने क्या पढ़ाया कि मैं थोड़ा रफ हो गया, चूँकि हम लोग बेगूसराय के हैं तो थोड़ा देर पोलाइट रहते हैं, उसके बाद हो नहीं पाता है। तो मैं बोला कि आप सोचिए एक बार कि आप क्या पढ़ाए इन लोग को, हमसे भी कम नंबर लाए ये लोग। तो नेचुरल है, आप अच्छे टैलेंट को लो भाई, और फिर मैं टॉप करके आपको अच्छा नंबर ला के हो सकता है यूनिवर्सिटी टॉपर बन जाए। वो इतना बड़ा बनता है ग्राउंड सेकंड का भगाया मुझे वहाँ से। तो फिर मैं किरोड़ी मल में गया, एक बंगाली वहाँ पे भी था, एक यहाँ पे भी थे, बंगाल के टीचर थे, बट उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। रुद्राशीष नाम है उन सर का, प्रोफेसर का, क्योंकि हो सकता है उनकी भी इसी तरह की लाइफ रही हो मिडिल क्लास की, तो वो थोड़ा बिहार के यूपी के लोगों को लेके उनका सॉफ्ट कॉर्नर था, और उनके भी डिपार्टमेंट में जो टॉपर था उसको हमसे 4-5% नंबर कम था। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं बेटा जाओ तुम एनओसी वहाँ से लेके आओ और फिर हम तुम्हें ले लेंगे। फिर वहाँ पे 2 साल मैंने टॉप किया, बहुत अच्छे नंबर आए, और वहाँ के बाद ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स मैंने जो है वो जर्नलिज्म में किया। तो ये यहाँ से रास्ता बदलता है, क्योंकि मास्टर नॉर्मली क्या है जर्नलिज्म, वो मुझे पता नहीं था कि जर्नलिज्म की डिग्री चाहिए होती है कि नहीं। आजकल तो कोई भी बन जा रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, एक मुझे उस वक्त तक एजुकेशन में जाना था कि मैं टीचिंग में जाऊँगा। लिटरेचर का बैकग्राउंड था, मुझे लगा कि वो एक नेचुरल है, और टीचिंग में भी जर्नलिज्म पढ़ा हुआ। तो मैं नेट क्वालिफाइड भी हूँ, मैंने पढ़ाया भी है, 1 साल लगभग मैंने पढ़ाया भी है कॉलेज के बच्चों को। तो वो सारा मैंने क्या, वो मेरा अभी पैशन है, मुझे पढ़ाना सबसे अच्छा लगता है। जो आदमी बिना काम 1 घंटा बोल सकता है किसी पे, तो उसको नेचुरली उसको पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो मेरा पैशन है कि लाइफ में, चूँकि वो पैसा कम देते हैं इसलिए मैं वो करना नहीं चाहता। अब हो सकता है जब मैं पैसा वैसा कमा लूँ ठीक ठाक, या विजिटिंग लेक्चरर के रूप में, तो दैट इज़ एन ऑप्शन दैट आई एम विलिंग टू मतलब टैकल, उसको लेना चाहूँगा मैं। तो वहाँ से फिर जर्नलिज्म किया, वहाँ भी बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा। फिर आगे पढ़ाना चाहता था, नेट क्वालिफाई किया, फिर धीरे धीरे जीवन जो है वो चल। आप इंडिया के साथ आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? ऑफ इंडिया उस वक्त इंग्लिश में था, हिंदी में नहीं था। तो जो ऑनर थे राहुल रोशन, वो हिंदी में सोच रहे थे एक्सपैंड करने का। तो फिर उनके एक उस टाइम के पार्टनर को फाउंडर ऑफ इंडिया के राहुल राज थे, वो मेरे सैनिक स्कूल के 1 साल के सीनियर थे। तो उनसे मेरा बड़े भाई की तरह का संबंध है। तो उन्होंने मुझे कुछ समय पहले बोला था कि ऑफ इंडिया वाले खोज रहे, तुम्हारी नज़र में कोई हो तो बताना। और ऑब्वियसली उनका मेरे ही तरफ इशारा था कि तुम अगर करना चाहते हो तो। उस वक्त मैं एक चाइनीज़ कंपनी के साथ था जो टिकटॉक को ऑन करता है, बाइट डांस करके। तो मैंने मतलब उसका एक और प्रोडक्ट था चीता मोबाइल बोल रहा हूँ। चीता मोबाइल ने खरीदा था न्यूज़ रिपब्लिक,
न्यूज़ रिपब्लिक एक ऐप है, एग्रीगेटर ऐप उसको बोलते हैं, कि एक ही ऐप में आपको सारे कंपनियों का न्यूज़ मिल रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, सब एक जगह पे। उस वक्त वो उस तरह के ऐप चल रहे थे, डेली हंट चलता था इस तरह का, और चाइनीज़ कंपनियां उसमें थोड़ा आगे थी। वहाँ पे मैं काम कर रहा था, ऊब गया था इन द सेंस कि सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाता है। तो फिर एआई का उन्होंने उसमें 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, 2016 से 19, एआई उसमें इतना आ गया था कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम बचा था, और मुझे लग रहा था बैठ के सारा पैसा लेना बोर हो जाता है ना आदमी। बोले यार तो घर बिठा के पैसे दे दो यार, यही करना है तो ऑफिस क्यों गुड़गांव बुला रहे हो? गुड़गांव जाने में 1.5 घंटा एक साइड से लगता था, जाम में रहता था। अब फिर वो लोग मतलब बोर कर देते हैं आपको कि तुम खुद छोड़ो, हम नहीं निकालेंगे। चाइनीज कंपनियां बहुत अच्छी एम्प्लॉयर होती हैं, मतलब मेरा जो निजी अनुभव रहा है और मेरा और मेरे दोस्तों का। फिर जब मेरे पास आया तो मुझे लगा कि अच्छा इधर हम पक गए, अब चलो दूसरा कुछ किया जाए। तो फिर ऑफ इंडिया के लिए मुझे फ्रीडम था एडिटोरियली, आप पूरी टीम बनानी है, आपको हायर करना है, आप एडिटोरियल देख लो कि किधर ले जाना चाहते हो, सारा मुझे इतनी फ्रीडम थी। तो फिर मैंने एक बहुत अच्छी टीम बनाई, और फिर मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने हुए होंगे, और फिर हमने जो इंग्लिश का ऑलरेडी स्टैब्लिश टीम था उसके ट्रैफिक को हम मैच करने लगे पोर्टल में 3 से 4 महीने में ही। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और वहाँ रहते हुए मुझे लगता है कि कुछ मैं तो क्रेडिट नहीं लूँगा, मेरे मतलब सहकर्मी जो, तो मैं तो एडिटर था, तो वो जो बुरा करे उसका क्रेडिट मुझे लेना चाहिए, जो अच्छा करे उनको देना चाहिए। तो उसमें एक केस आया था बीएचयू का, डॉक्टर क्या फिरोज़ खान या ऐसे करके, तो उसको संस्कृत विद्याधर्म संकाय में उसमें डाल देते, जिससे पूरे विश्व का हिंदू धर्म का मूर्त वूर्त ये सब तय होता है, और उसके संविधान में है, बीएचयू के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप उसमें किसी विधर्मी को नहीं ला सकते। और उसको बाईपास करके वामपंथी वाला काम चल रहा था घुसाने का, कि इसको घुसा दो। एक एडल्ट्रेशन जब हो जाता है, फिरोज खान से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं, हमने बोला उनको संस्कृत आती है, बहुत अच्छी बात है, वो संस्कृत विभाग में चले, आयुर्वेद में चले जाए, वहाँ भी संस्कृत का उपयोग होता है, आप धर्म विज्ञान संकाय में क्यों आना चाहते हैं? तो उस पर वहाँ के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। उसी वक्त हमारे एक सहकर्मी रवि अग्रहरी थे, तो वो बोले सर मैं यहीं पे हूँ, यहाँ ये हो रहा है, कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने बोला बिल्कुल करेंगे। तो फिर हमने उसको थोड़ा सा ऑफ इंडिया ने वो किया, फिर मैंने वीडियो बनाए, इंटरव्यूज़ किए, उसकी लगातार हमने रिपोर्टिंग की, वो आदमी निकल गया वहाँ से। एक ये सक्सेस स्टोरी थी। दिल्ली राइट्स में अगर ऑफ इंडिया ने ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की होती तो उसी तरह से ब्लेम कर दिया जाता है इस पूरे दंगे को हिंदुओं के ऊपर, जैसे गोधरा कांड के बाद। गुजरात का दंगा का रिस्पॉन्सिबल मुसलमान है, 59 लोगों को जला दिया। तो भाई ट्रिगर पॉइंट तो वो है ना कि आपने कार सेवकों को जला दिया एक बॉगी में डाल के, और ब्लेम किसके ऊपर आए? हिंदुओं के ऊपर, के नरसंहार हो गया, एथनिक क्लेंजिंग। आप 59 आदमी जला दोगे और आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि रिटेलिएट वो ना करे, तो ये तो मूर्खता है। हिंदू भले रिटेलिएट नहीं करते, लेकिन इतना हो जाने के बाद भी ना करे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे दिल्ली राइट्स में हमने सबसे पहले मतलब शब्दशः आग ठंडा नहीं हुआ था, जहाँ जहाँ लगाया गया था ना उसमें आग कहीं कहीं जल ही रहा था। तब हमारे रिपोर्टर वहाँ पे उस वक्त केशव था, अनुपम ने बहुत अच्छा काम किया था, ये लोग जाते थे वहाँ पे, रवि अग्रहरी फिर हो गए, फिर हर टीम में चंदन थे, जयंती है, इन लोगों ने, रचना थी, अभी भी ये सारे लोग वहीं पे अधिकतर काम करते। तो इन लोगों ने जो रिपोर्टिंग की उसके कारण दिल्ली राइट्स का जो पर्सपेक्टिव हम देखते हैं वो सामने निकल के आया। और दिल्ली पुलिस ने काफ़ी हमारे रिपोर्ट्स पे रिलाई किया, होम मिनिस्ट्री को जो सबमिट की थी, तो उसमें ऑफ इंडिया की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी उसका कम से कम 6 बार या 12 बार ऐसे ही कुछ उसमें जिक्र आया था। तो ये हो गया, और भी अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन इन दो का मैं बहुत ज़्यादा मतलब गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि मैंने कुछ किया है अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक एक रिपोर्टिंग से आप पूरी दिशा बदल सकते हैं। फिरोज खान अगर आ जाता तो वहाँ से मतलब जहाँ से मुहूर्त निकल रहा है कि दिवाली में दीपक कब जलाना, अब आप सोचिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक ज्वाइन कर रहा है, वो कभी एचओडी तो बनेगा,
और काफ़ी यंग था वो। एचओडी बनेगा, बोलेगा यार क्या मुहूर्त निकालना है इसका, जलाओ जब जिसको जब जलाना है। वो एटीट्यूड आ जाए तो आपकी पत्रिकाएं जो हिंदुओं की आती हैं, सब कुछ में मिश्रण आ जाएगा। लोग ऐसे वोकिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी घुस रहा है। लोग जो है रामनवमी पे झंडा नहीं लगाना चाहते हैं, ये सारा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कि छोटी दिख सकती हैं, परंतु बहुत बड़े चेंजेस है जो हमने किया। तो ऑफ इंडिया का ये चैप्टर था। अब इंडिया के बाद आपने डू पॉलिटिक्स की शुरुआत हाँ। की थी, तो उसकी शुरुआत कहाँ से कैसे हुई थी? डू पॉलिटिक्स का था कि ऑफ इंडिया में मैं एक एम्प्लॉयर था, और डू पॉलिटिक्स में मैं पार्टनर हूँ वैभव सिंह के साथ। तो वो था उसमें कि अपना कुछ करना चाहिए, तो वो हमने साथ मिल करके शुरू किया, और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। तो मेन रीज़न यही था कि आपकी जितनी प्रतिभा है, उनके कंस्ट्रेंट्स है, उतना पैसा आपको नहीं दे सकते थे। मैं इसके लिए ऑफ इंडिया को या किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ। आदमी जब ब्रांड को ही आउटग्रो कर जाता है, तो फिर उसको वो ऑर्गेनाइजेशन कंटेन नहीं कर सकती, नहीं रख सकती, या तो मुझे उतना पैसा दे दो। तो वो संभव नहीं था। तो ग्रेसफुली मैंने मतलब फिर मैंने बताया कि अब मैं अपना कुछ आरंभ करना चाहता हूँ, और विचारधारा तो सेम ही है, एक से बने दो। और टीम वहाँ सेटल हो गई। 2 वर्ष में टीम चंदन जी के नेतृत्व में, इन लोगों में बहुत अच्छा काम वहाँ पे अभी भी कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से एक नेचुरल था कि डू पॉलिटिक्स पे आया, और फिर थोड़ा सा और जो फ्रीडम होता है, क्योंकि आप एक जगह पे रहते हैं तो एडिटोरियल फ्रीडम तो है, बट देयर विल बी मोमेंट्स 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार किया, इसको ऐसे नहीं वैसे कर लेते, इस टाइप से। और एडिटर का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब काम करने का एडिटर कुछ नहीं करता। मतलब मैं एक्चुअल एडिटिंग नहीं करता ना, मेरा काम था मैं जो ब्रांड, एक तो वीडियो बनाओ, हर दिन एक वीडियो, तो वो करना, वो भी मैं फ़ोन और इसी से बनाता था, खुद ही आईपैड पे एडिट करता था ये सब। वो क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आप कह सकते हैं कि था, इस कारण से मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बचे, क्यों मैं एक DSLR ले लूँ और फिर एक एडिटर को रखूँ। तो वो मुझे नहीं लग रहा था कि एक वीडियो के लिए एडिटर की आवश्यकता है। तो वहाँ से था फिर मतलब डू पॉलिटिक्स पे और स्ट्रक्चर्ड वे में होने लगा। फिर एक जो मेरे सम्मान में या प्रोत्साहन में लोग जो कहते हैं, वो यही कहते हैं कि बेखौफ होकर किसी के भी बारे में कुछ भी बोलता है। उसके पीछे एक कारण है कि मैंने आज तक कोई पार्टी या कोई इंडिविजुअल क्लेम नहीं कर सकता है, मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कोई पार्टी, कि हमने इस आदमी के हाथों आपको पैसा दिया, ऑफर आए, मैंने कभी लिया नहीं। तो उस कारण से क्या होता है ना, पैसा या तो पैसा दो, सारा 10 करोड़ दे दो, तो आदमी कॉम्प्रोमाइज होने का सोचे भी। कॉम्प्रोमाइज नहीं कि हम तुम्हारे लिए पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर देंगे, तो 10 करोड़ दो ना यार। ये 25,000 50,000 में तो अब करते हैं लोग, 2,000 लेकर रिट्वीट कर रहे हैं। मैं तो फ्री में रिट्वीट करता हूँ, और पूरा मैं बता सकता हूँ आपको, नहीं बताऊँगा बेसिकली, कि लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपया महीना ले रहे हैं, किसी से रिट्वीट करते हैं कि हमारा महीने में 10 ट्वीट तुम कर देना रिट्वीट, इस टाइप की चीज़ें तो है। मैं उनको बुरा नहीं बोलता हूँ, बट मैंने आज तक इस तरह का एक भी पैसा किसी से नहीं लिया है, इसलिए मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि तुम यार ये व्यू पॉइंट लेके चलो, वो करके चलो। और आप कह सकते हैं कि ठीक है, ये बेगूसराय की मिट्टी पानी का कुछ है कि हम लोग रार होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं थोड़े से, तो हमें कोई झुका नहीं सकता, हम टूट जाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन वो तो प्रेम से झुक जाएंगे। जैसे मैं बिना पैसे लिए ढेर सारा रिट्वीट करता रहता हूँ, मुझे उससे मेरा है कि ये हमारी विचारधारा, इसको एम्पलीफाई करना चाहिए, मैं इसलिए करता हूँ। मेरे टाइमलाइन पे कुछ भी दिख जाए, जिस आदमी ने मुझे पहले गाली दे रखी हो, खूब गरियाता है कि ये मोदी ने इसको बनाया है, मोदी कारण ये इतना उठ गया, आज मोदी गाली दे रहा है, इस टाइप के आदमी, मैंने कभी उनका नाम का ध्यान ही नहीं किया। मुझे लोग, मेरी पत्नी बताते हैं कि ये तो आपको गाली देता था, आप इसको रिट्वीट मार रहे हैं। मैं बोला कि वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मुझे पता भी नहीं वो कौन है, उसकी औकात मेरे लिए इतनी है, और मैं रिट्वीट इसलिए कर रहा हूँ कि उसने कंटेंट ठीक लिखा है, तो मैं एम्पलीफाई कर रहा हूँ।
मेरा इस तरह से एटीट्यूड रहा है, और यही लेकर के मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी थोड़ा सा ओपन हो और करें। तो डू पॉलिटिक्स में ये फ्रीडम मेरे पास थी। अब जो है, लेकिन 1 महीने हो गए डू पॉलिटिक्स पर वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ। अब मैं थोड़ा कुछ और वैचारिक तरीके से और कुछ करना चाहता हूँ, तो फिर कुछ और यूट्यूब भी उसमें नौटंकी कर रहा था, तो वो सब आ गया। तो अब कुछ फ्यूचर के अलग प्लान। तो पत्रकारों की विचारधारा या मूल कहा जाए, वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पत्रकार का जो कुछ लोग बता देते हैं गलत तरीके से परिभाषा की, पत्रकार का काम होता है सत्ता के विरोध में लड़ना। पत्रकार का काम वो नहीं। पत्रकारिता, अब मैंने चूंकि पत्रकारिता का कोर्स भी किया है, मैंने पत्रकारिता पढ़ाया भी है, तो और पत्रकारिता की भी है, और खाली स्टूडियो से नहीं किया, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी किया, मैंने बंगाल वायलेंस पे किया है, सब पे किया, मैं लोगों से मिला हूँ। तो मैं आपको मतलब ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आप मुझे मान सकते हैं कि मेरा अनुभव से मैं ये बोल रहा हूँ। पत्रकारिता का काम होता है मैग्निफिकेशन का, जो चीज़ है उसको बड़ा करके दिखाओ। मास मीडिया यही होता है ना कि हम बोल रहे हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे लाख लोग देखेंगे, तो वो होता है। अब क्या है कि पत्रकारिता में लोग कहते हैं कि नहीं, खाली विरोध करना चाहिए। तो खाली विरोध करोगे तो मोदी की वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है, कैसे लोगों को पता चलेगा? सड़क बना रहा है तो पता नहीं चलेगा। तुम देखोगे कि 400 किलोमीटर के हाईवे में एक जगह कहीं गड्ढा हो गया, तुम उसको दिखा रहे हो, तो ये तो गलत है ना। डेवलपमेंट के इतने काम हो रहे हैं, आप उसको भी दिखाएं। प्रोपोर्शनेटली अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसको भी दिखाओ कि गांव में शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बहुत सारी चीज़ों में हम लोग पीछे हैं और उसको स्वीकारते हैं। तो पत्रकार का काम यही होता है कि आप जाइए और दिखाइए। विश्लेषक का काम होता है वैचारिक रूप से, जो मैं करता हूँ। मैं पत्रकार भी हूँ, रिपोर्टर जब हूँ, रिपोर्टर का एक ही काम होता है, आप कहेंगे घटना घटित हुई है, आपके साथ कैमरा वाला है, उसको बोले कि इसको रिकॉर्ड करो, आदमी से बात की उसको रिकॉर्ड, आप अपना कुछ ज्ञान मत दीजिए उसमें। यह होता है रिपोर्टर। रिपोर्टर ऑब्जर्व किया, लिख दिया, बोल दिया, दैट्स इट। उसका विश्लेषण जो स्टूडियो में होते हैं उनका होता है कि नहीं, इसको हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से लेकर के देखें कि भाई ये जो घटना घटी है इसका पॉलिटिकल रीजन क्या है, सोशल रीजन क्या है, इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ सकता है किसके ऊपर। तो वो विश्लेषक का काम होता है, वो भी जर्नलिस्ट होता है। बट उसमें भी वही है कि आप एक ही तरह का सुर अलापते हुए नहीं रह सकते, फिर सामाजिक स्वीकार्यता जो है ना आपकी, वो डिप्लीट कर जाएगी, उसका क्षरण हो जाएगा और लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। लोग आपकी स्क्रिप्ट आपके बोलने से पहले लिख लेंगे। ये होता है, बहुत पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है आजकल। तो रोस्टिंग की शुरुआत आपने पत्रकारिता में कब की थी? रोस्ट करना आपने कब शुरू किया था? देखिए, मेरा बचपन से ही ह्यूमर जो है मेरे लेखन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। बचपन से मैं बता रहा हूँ, 5वीं 6ठी क्लास से मैं बोल रहा हूँ। मेरा 15 अगस्त का भी भाषण जो बचपन का हो सकता है किसी डायरी में लिखा हुआ होगा, वो भी लिखता था, तो उसमें ह्यूमर एक पार्ट होता था। और 12th तक आते आते तो मैं अपना मेरा स्टैंड अप कॉमेडी का शो, ये सब एनुअल फंक्शन होता है या कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, कल्चरल फेस्ट, तो उसमें फिलर्स के रूप में जाके स्टैंड अप कॉमेडी करना, जोक सुनाना, ये सब तो वो मैं करता था। और मैं अपने जोक्स और ये सब खुद ही लिखता था, आज से नहीं, 5वीं क्लास से। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं कैमरे पे बोलता हूँ, स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, क्योंकि ये विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है लोगों के लिए कि और ऐसा माहौल भी है, सारे लोग उसी मतलब इंटेंसिटी के साथ और उसी प्रभाव के साथ लिख और बोल नहीं सकते। कोई अच्छा लिखेगा तो उसकी डिलीवरी खराब होगी, कोई डिलीवर अच्छा करेगा तो लिखता खराब, कोई रिसर्च अच्छा कर सकता है। मेरे में है कि मैंने सारा काम खुद किया हुआ है, मैं लिखता भी हूँ, रिसर्च भी खुद ही करता हूँ, और ये सारा, तो वो एक आप कह सकते हैं कि ये जो अभी आपको दिखता है वो मेरे 35 वर्षों का परिश्रम है, और उसका प्रतिफल आपको दिखता है कि मुझे आप एक टॉपिक दे दीजिएगा, 5 मिनट 7 मिनट दीजिएगा, मैं उस पर 1 घंटे जो है फैक्चुअली बोल सकता हूँ। वही खाली रेटोरिक नहीं, ये हो गया राम राम सत्य है, जय श्री राम, ये सब कर दो, नहीं।
मैं आपको फैक्चुअली बोलूँगा, क्योंकि 35 वर्षों में केवल मैंने विश्लेषण की क्षमता नहीं जुटाई, मुझे याद भी बहुत अच्छे से रहता है कौन सा इवेंट कब हुआ। तो वो गैदर कैसे हुआ, वो हार्ड डिस्क पे वो पढ़ता गया और वो आता जाता है। जब आप लिखने बैठते हैं या बोलने, तो मैं किसी भी विषय पे 5 मेन पॉइंट बनाऊंगा, उसके सब कैटेगरीज बना लूँगा एक चिट पे इतने पे या मोबाइल फोन में, उसको आगे रख लूँगा और फिर वो 1 घंटा में बोल सकता हूँ। उसमें सारे फैक्ट होंगे, सब कुछ है। रोस्टिंग फिर जो है ना वो नेचुरली मुझे है। रोस्टिंग इंडिया में क्या है कि कैरी मिनाटी टाइप का आदमी करता है, वो खाली गाली गलौज, माँ बहन की गाली दो, वो रोस्टिंग नहीं होती है। रोस्टिंग जो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने सबसे अच्छा देखा है रोज जो डॉन रिकल्स वहाँ के थे, यूएसए बहुत बढ़िया रोस्ट करते थे और वो कभी भी एक भी बार गाली नहीं देते थे। वो फक शिट भी ये सब भी नहीं बोलते थे। बाकी रोस्टर यूएस के भी आपको फक शिट करने वाले बहुत मिल जाएंगे। फिर एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है क्रेग फर्ग्यूसन, उनका आता था द लेट लेट शो करके, 10 साल उनका भी आया, वो मैं देखता था। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था। तो ऐसा नहीं कि उनका इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, बट आर्ट जो है रोस्ट करने का, पॉलिटिकल रोस्ट या मोनोलॉग का, वो थोड़ा सा मुझे वहाँ से आता है समझ में। लिखता तो था ही मैं। शेखर सुमन बहुत अच्छे थे। शेखर सुमन का आता था कैरी ऑन शेखर और मूवर्स एंड शेकर्स करके, ये 2 शो उनका बहुत पहले आता था। एक मुझे लगता है स्टार प्लस पे या सोनी पे ऐसे ही आता था। तो वो भी पॉलिटिकल रोस्ट नहीं करते थे, उनका मोस्टली वन लाइनर होता था। मेरा होता है कि एक पूरा मतलब लंबे स्क्रिप्ट चलती है 20-25 मिनट टाइप की, और इम्प्रॉम्प्टू भी मैं करता हूँ जो 1-1 घंटे चलता है। जैसे मैंने राहुल गांधी का किया था एक, वो रामचरितमानस के चौपाई के उसमें अवधि में किया था। और फिर अभी अतीक अहमद वाला था, वो सब है। वो क्या होता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं, अब 4000 वर्ड अगर लिखूंगा तो मुझे कम से कम 2-3 घंटे लिखेंगे, टाइप करने में ही लगते हैं। तो टाइप करने में का टाइम, हमने अतीक अहमद मर गया उसमें आनंद हो गया, तो भाई वो जो है ये आनंद में जनता को भी दूंगा, तो कैमरा लगा और बैठ जाओ, 7-8 पॉइंटर्स ले लिए, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और लोगों को वो देखने में भी आनंद होता है, वो बड़ा एंजॉय करता है उसको। तो रोस्ट का मेरे जैसा मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल रोस्टिंग इतना लंबा कोई करता है। हाथ से होता है बहुतों के पास, कटाक्ष करने वाले भी हैं, लेकिन रोस्ट जिस गति से और जितना लंबा मैं करता हूँ मुझे नहीं दिखा है। हिंदी में तो कोई करते हुए नहीं दिखा है। स्टैंड अप कॉमेडी शो अलग चीज़ होती है, बट पॉलिटिकल रोस्टिंग जो है जिसमें जुडिशरी भी आ जाएगा, मोदी जी भी आ जाएंगे, वो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई करता है। तो वो मेरा एक, आप कह सकते हैं कि नीश है, ये मैंने क्रिएट किया, उसको जो है डेवलप किया हुआ है अच्छे से। आपने रोस्टिंग का जिक्र किया, हालांकि आपकी एक किताब है बकर पुराण, आपने उसमें दिल्ली के बैचलर्स लड़कों के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया कैसे किस तरीके से। उस किताब का ख्याल कैसे आया था लिखने का, और उसकी जो प्लॉटिंग थी, जो पटकथा कह सकते हैं आप, वो आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ यही लिखना है, इसी तरीके से लिखना है? जब मैं दिल्ली गया था तो क्या होता है ना, छोटे शहरों से, गांव से जब बच्चे बड़े शहर में जाते हैं तो एक सांस्कृतिक झटका लगता है, कल्चरल शॉक था। ये क्या हो रहा है, मतलब ये प्रश्न आएगा आपके सामने कि ऐसा ही होता है, ये भी होता है। वहाँ मैंने दिल्ली का फिर लाइफ, अब चूँकि आप लिखते अच्छा है तो आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जो है वो सही होनी चाहिए। तो देखता था कि ये माता का जगराता के नाम पे 10 लौंडे जो है चंदा मांग लिए अपना, और खम्बा गाड़ दिया और एकदम टिक जाए, मस्त म्यूजिक बज रहा है, माता का 36वां विशाल भगवती जागरण, इस टाइप का उधर बहुत कल्चर है। फिर व्रत वाले चिप्स, व्रत का पिज्जा एक दिन मैंने देखा काउंटर पे लगा हुआ। फिर अपना भी निजी अनुभव होता है, गर्लफ्रेंड के साथ आप कहीं जा रहे हैं तो चादर कैसे खरीद रही है, वो 3 दुकान देख लिया उसने, एक भी उसको पसंद नहीं है, तो उसके गिल्ट में आप जीते हैं। रिक्शा वाले से 3 रुपया 2 रुपया बचाने के लिए कैसे जीरा होती है। तो ये जो बैचलर्स लाइफ जो होता है ना, उसमें इस तरह की चीज़ें ढेर सारी मैंने देखी। तो मुझे लगा, और मैं लिखता जाता था फेसबुक पोस्ट में,
फिर बाद में 2011-12 में मुझे लगता है एक पेज मैंने बनाया अपने दोस्त के साथ, बकर अड्डा करके। बकर अड्डा पे इसी तरह का संस्मरण छपता था। और बकर अड्डा का क्रेडिट यह भी है कि हमने देवनागरी में लिखने को प्रेरित किया था लोग को। हिंदी रोमन में उस वक्त चलता था, टूल आ गया था उस वक्त, हिंदी टू इंग्लिश, रोमन टू देवनागरी का। तो उसको मैं प्रेरित करता था और बाद में बहुत सारे लोग हिंदी लिखने लगे। हिंदी को फूल बनाया हमने, हिंदी में लिख सकते हो यार, और वो बड़ी अच्छी बात है। तो वहाँ से तो बकर अड्डा पे इस तरह के संस्मरण जो है वो छपते थे। और फिर क्या है कि औरों का भी एक्सपीरियंस देखते हैं ये सब करके। बहुत लोगों ने कहा कि सर इसको अब जो है बुक के फॉर्मेट में लाया जाए। तो फिर जो है हम अप्रोच किया किसी को, हिंदी युग वालों को, प्रकाशन को। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें पता नहीं है कि इस तरह किताब की मार्केट वैल्यू है क्या, मतलब कंटेंट तो इंगेजिंग लग रहा है बट हमें पता नहीं। तो आप ऐसा कीजिए कि 500 किताब का 25,000 के लगभग आएगा खर्चा उसको छापने का, तो ये आप सेल्फ पब्लिश कीजिए, हम उस पर ठप्पा लगा देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे विश्वास है अपने कंटेंट पे, तो करते हैं। अब ये हुआ, उसने 500 कॉपी छापने के बाद की प्री बुकिंग पे डाली और उसके उस कंपनी का, उस वेकेशन हाउस का रिकॉर्ड टूट गया था। 9 दिन में 1,000 से ज़्यादा कॉपी जो है छपने से पहले बिक गई, मतलब प्री बुक हो गई थी। फिर जो है उसका दूसरा, तीसरा, चौथा एडिशन जो है वो बहुत अच्छे से बिका, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हर आदमी एंजॉय कर रहा था, मतलब लोगों की मम्मियाँ पढ़ रही। नॉर्मली कॉमेडी में क्या हो गया ना, हास्य और कटाक्ष में स्तर इतना गिर चुका है कि आप माँ बहन की गाली जब तक नहीं दोगे तो लोग सकते हैं जोक हो नहीं रहा है ठीक से। लोग को ये समझ में नहीं आता है कि जब आप ऐसी गाली देकर आरंभ करते हैं अपने गिग का, तो लोग उस बात पर हंसते हैं कि ये पब्लिक में गाली दे रहा है, आपके जोक पे नहीं हंसते हैं। ये लोगों को समझना चाहिए कि आपके जोक का कंटेंट में, आपके जोक का फॉर्म वैसा है, सामग्री आपकी चलिए, उसको आज इस शेप में आपने प्रेजेंट किया ना, ट्रीटमेंट वो आपका उस तरह का है कि उस पर लोग हंस रहे हैं और वो हंसी सस्टेन नहीं करती, बहुत ज़्यादा नहीं चलती। तो बकर पुराण में वही था कि बिना कुछ उस तरह का, हाँ ये है कि सड़क पे जो लोग बोलते हैं जिस तरह से, उतना रिफाइंड लैंग्वेज हम साहित्य वाला नहीं उसमें डाल। उसमें अब साला कोई बोल रहा है किसी को तो हम साला लिखेंगे उसमें, इस तरह जैसे वो पूरी पुस्तक जो कन्वर्सेशनल है। उसमें बुद्ध आनंद संवाद का एक संवाद उसमें लास्ट में है सेक्शन, तो वो भी एक था ऐसे कि मतलब जीवन का एकदम ट्रिवियल चीज है कि गर्लफ्रेंड के साथ मेट्रो से आ रहा है तो उसको ऐसे करके निकाल रहा है आदमी, समझे, मतलब उसको पूरा प्रोटेक्शन दिए हुए है। तो उसमें आप बुद्ध और आनंद जो है संवाद कर रहे हैं कि ऐसा लोग करते क्यों हैं। तो फिर बुद्ध भगवान उसका जो है वो एक दार्शनिक तरीके से व्याख्या करते हैं। तो मैंने उसका कि बुद्ध और आनंद आज के समय में होते तो किस तरह से उनकी चर्चाएं होती, तो बुद्ध आनंद संवाद जो है उसमें डाला था और वो भी बहुत लोगों ने उसको भी काफ़ी पसंद किया था। इसके बाद एक किताब आई थी आपकी, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। हाँ भारतीय न्यायपालिका पे आपने बहुत तगड़ा कटाक्ष किया। हाँ हाँ। विवाद भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का क्या सीन था उसमें? अब उस बुक के कारण नहीं हुआ, वो बुक का जो, अब मैं सटायर जो मोस्टली मेरा रोस्ट जो होता है वो मैं स्क्रिप्ट करता हूँ। वो जब मैं लिखता हूँ फिर मुझे लगा कि यार इतना जमा हो गया है तो ये तो कहीं छपना चाहिए, वीडियो फॉर्म में तो आया, बट कई लोग वीडियो नहीं देखते हैं। तो इस सटायर का करूँ मैं क्या, इतना अच्छा कटाक्ष लिखा हुआ है। तो फिर मैंने उसको कंपाइल करके बुक के फॉर्म में लाया। उसमें जुडिशरी पे है मेनली रोस्ट और बाकी पे भी है। तो जब मैंने एक बार किया जुडिशरी को लेकर, एकदम ही फ्रस्ट्रेट हो गया था जिस तरह के आ रहे थे जुडिशरी के एक एक निर्णय। तो फिर मैंने लिखा था और उसमें मैंने, मुझे लगता है कि उसमें वो भारत में किसी ने ऐसा पहले नहीं किया, आज तक नहीं किया है कि जजों को माननीय और ऑनरेबल हटा के जजों को बकलोल और पता नहीं क्या क्या कह के। उसमें तो मैंने काफ़ी, क्योंकि मैं इतना व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत आहत हो गया था, मुझे लगा क्रोध आ रहा था कि ये चल क्या रहा है इस देश में। तब मैंने उसमें बोला कि तुम लोग जो है कुछ वकीलों की रखेल बन गए हैं न्यायपालिका, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था मैंने।
और भी बहुत कुछ था जो जिसने ट्रांसलेट किया ना उसको समझ में भी नहीं आया, तो उसको समझने तो बहुत घातक है वो बिना। तो इसी को करके बेस बना के किसी एक रैंडम फर्स्ट ईयर की छात्रा थी वो लॉ की, उसको किसी ने ढाल बनाया और उसने वेणुगोपाल को लिखा उस वक्त अटॉर्नी जनरल जो था कि इस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है चलाओ, लेकिन आज तक चला नहीं। तो मेरे पास उस तरह का वो चलेगा, क्योंकि ये लोग भूलते नहीं है, वो 3 साल बाद 5 साल बाद कभी, वैसे भी 70,000 केस का बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट पे, तो मेरा नंबर तो बहुत बाद में आएगा। एक बार उसमें हुआ, फिर मुझे लगा कि इससे होना जाना कुछ नहीं है, फिर और मैं करता रहा छोटा छोटा, फिर एक उसी इंटेंसिटी का दोबारा किया मैंने 6 महीने बाद। फिर उस पर किसी पटना का कोई वकील था, उसने फिर किया, बोला कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसको तो गैग कर देना चाहिए, इसको बोलने को क्या हुआ, आज़ादी छीन लो। उसमें भी कुछ हुआ नहीं, मतलब अटॉर्नी जनरल ने उसको भी अलाउ कर दिया। क्या होता है कि आप कंटेम्प्ट का चार्ज कोई भी लगा सकता है, बट आपको अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेना होता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो वो अगर परमिट कर दिए तो आप जो लिस्ट करवा के उसके ऊपर केस चलवा सकते हैं। तो वो किया, और उससे हो सकता है कि उन्होंने इसलिए भी नहीं डाला होगा कि आदमी बिना काम के पॉपुलर हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ करो यार, कोर्ट कंटेम्प्ट में होना क्या है, मतलब 1 रुपया दे के लोग छूट जाते हैं, मैं अटर्नी दे के छूट जाऊंगा। प्रशांत भूषण टाइप इतना अमीर थोड़े हूँ मैं तो 10 पैसे का सिक्का लेके घूम रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट मुंह पे मार के दूंगा, लो साले हो गया तुम्हारा कंटेम्प्ट, रखो ये, मेरे इतनी औकात है, लो और चुप हो जाओ। कभी ऐसा हुआ कि आपके वीडियो या आपके लेख के कारण जो आपका विरोध कर रहे हैं कुछ समय के बाद वही आपके सपोर्ट में आ गए हों? बहुत ऐसा लगता है उस समय मतलब मैं बोला ना, मैं दोनों स्थिति में सामान्य ही रहता हूँ। मैं अब कोई भी मेरे पास आता है जो राह चलते एयरपोर्ट पे इधर उधर लोग मिलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो बहुत मोस्टली क्या सारे लोग आज तक पॉजिटिव ही मिले हैं। विरोध करने वाले डिजिटल विरोधी होते हैं, जो एनोनिमस टाइप के नहीं होते लोग, वो लोग तो वो जब देखते हैं कि यार पिछले बार तो इसने मोदी की बुराई की थी, अभी वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी पे तो उसको डिफेंड कर रहा है, या उनका रहता है कि यार सुप्रीम कोर्ट को बताओ पेल दिया, तो इस तरह फिर उनको समझ में आता है कि यह आदमी किसी के प्रो नहीं है, वो राष्ट्रवादी कह सकते हो, हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू समाज को लेकर, धर्म को लेकर के प्रो हो सकता है, बट किसी विचारधारा को एकदम की भक्तही में घुस गए या विरोध में घुस गए उस टाइप का नहीं है। तो फिर बहुत सारे लोगों का मुझे लेकर परसेप्शन चेंज हुआ। मैं तो वैसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ। मेरा सीधा फंडा होता है कि ये एक सच्चाई है, प्रैक्टिकली बीजेपी ही रहनी चाहिए सत्ता में, तभी हम लोग फ्री होके बोल पा रहे हैं, नहीं तो जेल में होते। इसलिए मैं बीजेपी के विरोध में इतना नहीं चला जाऊंगा कि मैं कांग्रेस से भी नीचा गिर जाऊं उस विरोध में, तो मैं वो नहीं करता हूँ। मेरी आलोचना नीतिगत होती है, बहुत सारे फ्रंट पे बीजेपी फॉल्टर करती है, उस पर मैं हमेशा वोकली बोलता हूँ, खूब रगड़ के बोलता हूँ। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मेरे जैसा मतलब आलोचना लिखने वाला भी कोई नहीं है बीजेपी का आलोचक, कांग्रेस से भी नहीं और अपने तरफ के भी लोग कोई भी नहीं। एक कोई ट्वीट करेगा, ये सब करेगा, उससे कोई नैरेटिव नहीं बनता है। नैरेटिव बनता है कि आप और भी लोगों को कन्विंस करो इस विचार के साथ आने के लिए। तो उसमें भी तो मैं मोदी के अच्छे कार्यों की उतनी ही बड़ाई भी करता हूँ, कहीं तो लगता है गवर्नमेंट नीति उसकी सही नहीं है तो मैं उसकी बुराई करूँगा, लेकिन हाँ इतना नहीं कर देना चाहिए कि वो हार जाए और कांग्रेस सत्ता में आ जाए, फिर कोई मतलब नहीं है ना। फिर तो बोल रहा है कि हम तेलंगाना मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, 20 लाख रुपया दे देंगे, इस तरह का मैनिफेस्टो चल रहा है, वो देगा। कम्युनल वायलेंस बिल आया था सोनिया गांधी के टाइम में कि दंगा कोई भी करे, मेजोरिटी जो होगा वही क्रिमिनल माना जाएगा, उसी पे केस चलेगा। तो उससे तो बचे हुए ना भाई, तो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब ठीक है उनका है, लेकिन घूम फिर के आते हैं वापस। तो सोशल मीडिया में एक शब्द ना बहुत चलता है कि एजेंडाधारी पत्रकार। अगर अजीत भारती के बारे में ये बात कही जाए तो उनकी मूल विचारधारा और एजेंडा क्या हो सकती है, क्या है? नहीं, एजेंडाबाजी तो बहुत लोग कर रहे थे, जो स्टूडियो में बैठ के रैली कर रहे थे बेसिकली, रवीश कुमार हो गए, राजदीप आज भी कर रहा है, ये लोग मतलब उन्होंने चोला भी नहीं ओढ़ा है, चोला वाला फाड़ फेंक दिया है एकदम, कि हम तो यही करेंगे ही। एक तरफा विरोध में घुसे हुए हैं,
उन्हें राहुल गांधी में फ्यूचर दिख रहा है, जो कि इतनी हास्यास्पद बात है। किसी भी सेंसिबल आदमी को राहुल गांधी में कैसे फ्यूचर दिखता, उसकी माँ को उसमें फ्यूचर नहीं दिखता होगा यार। वो भी बोलने के लिए बोल देती होगी क्या ये मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, कि घर में सारे लोग प्रधानमंत्री पैदा हो रहे हैं, तो वो है। बट बियॉन्ड दैट कोई थिंकिंग इंडिविजुअल को मेरी तो समझ से बाहर है। फिर भी लोग बनाए जा रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद, वैसे भी लोग हैं, वो एजेंडाबाजी करते हैं। उधर के लोग मुझे वही नाम से सुशोभित करेंगे, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको बोलने की स्वतंत्रता है। मैं किसी और को कहता हूँ, वो भी कहेंगे, मुझे बोलेंगे बीजेपी का दलाल है, बोलो, बोलने से क्या होता है। अब मेन है कि कोई थर्ड इंडिविजुअल जो निष्पक्ष हो, जो दोनों को एनालाइज करके बोले, वैसे लोग बोलेंगे तो उनके बोलने में कोई वजन है, वो तार्किकता के साथ। दलाल तो हम किसी को बोलेंगे, कोई हमको बोलेगा, तो उससे कोई दलाल नहीं हो जाता। वो दलाल क्यों आए हुए तो बताओ, तो ये जब कोई बताएगा तो मान लूंगा कि मैं एजेंडा चलाता हूँ। हाँ, मेरा एजेंडा है, एजेंडा मेरा है कि मैं देश के अगेंस्ट और इन दो के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनूंगा, और जो विधर्मी है वो कुछ क्राइम कर रहे हैं, उसे 100 गुना बढ़ा के मैं बोलूंगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। उनके क्राइम्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं, उनके टेररिस्टों को भी यूएन तक जा करके डिफेंड किया जाता है कि वो लॉ मेकर था। अभी गई ना वो राणा गई यूएन के, यूनिसेफ का कोई प्रोग्राम था, उसमें जाके उसने अतीक अहमद को लॉ मेकर बोला है, जिसने 44 वर्ष जो है रेन ऑफ टेरर चलाया है, उसको कोई साला लॉ मेकर बोले तो समझ में आता है कि तुम एक पूरी लॉबी मुसलमानों को इतना डिफेंड करने पर लगी हुई है। तो हमारा काम बनता है कि अपने समाज को, अपनी बेटियों को जो इस तरह के जंजाल में फंसती हैं, उनको अवेयर करने के लिए हमें थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल खाली लिखने से नहीं होगा, दिन में 10 बार लिखो, पहले 1 ट्वीट करते थे 3 ट्वीट करो, इस तरह से, तब जाके हमें सामाजिक तौर पे कुछ सफलता मिलेगी। एक पत्रकार के तौर पे, और एक पत्रकार एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है, तो आपने मूल क्या समझा, कन्वर्जन का जो मूल हो सकता है, जो बेसिक्स कन्वर्जन होते ही क्यों ने? आप रिलीजियस कन्वर्जन की बात, जी मैं रिलीजियस, उसका एक ही है यार। देखो, दो जो मजहब और रिलीजन है इस विश्व में, दोनों पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, वो कोई उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इस्लाम का भी दिन था एक टाइम में, और अभी 57 देश है उनके। क्रिश्चियनिटी का पूरा कॉलोनियलिज्म का, उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट जो है वहीं से आया। तो इन दोनों का लूट खसोट और हत्या बलात्कार तो ये फंडामेंटल्स में है। हत्या और बलात्कार इस्लाम में जायज़ ठहराया गया है कई जगह पे। ईसाइयों ने जो किया है वो तो मतलब नरसंहार, जेनोसाइड, ये सब छोटे छोटे शब्द हो जाते हैं उन्होंने जिस तरह से किया, चाहे बेल्जियम का था वो, या स्टालिन करे, बाकी लोग करें, चर्चिल ने जो होने दिया, इस तरह की चीज़ें देखिए आप। 2-2.5 साल जो उपनिवेशवाद का पूरा वो था। तो इन लोगों का कन्वर्जन का जो एक बैंड वैगन है वो सतत चलायमान है, वो चलता रहेगा। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया बदल गई है। तुम्हारे अपने भीतर सुन्नी को शिया काफिर बोल रहा है, शिया को सुन्नी काफिर बोल रहा है, 72 फिरके हैं उसमें। क्रिश्चियनिटी में इतने ज़्यादा डिनोमिनेशंस हो गए हैं, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, तुम्हें पालाना चर्च, ये डिमका चर्च, ये सब उनमें आपस में इतना है। लेकिन मूलतः चूंकि लूट खसोट का पैसा है, उधर तेल का पैसा, बाकी चीज़ का पैसा, ये सब मिला के ऐलान का पैसा, वो सब जो पैसा है उनको लगाना है कि हम और एक्सपैंड करें, पूरी दुनिया को मिसाइल बना दे, पूरी दुनिया को मुसलमान बना दे। और इन दोनों आइडियोलॉजी की राह में केवल और केवल हिंदू ही सक्सेसफुल हुए, बाकी सारे धर्म कबीले सब मिट गए इनकी राह। भारत जो है 700-800 साल तक इस्लामी आक्रांताओं के चंगुल में रहा। पूरा भारत नहीं रहा, फिर भी जितना रहा। और क्रिश्चियनिटी आई, वो तो पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। फिर भी आप देखिएगा कि कभी भी उन्होंने 100% का 20% भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। 20% भी उसके टाइम में आप चले जाए तो ना इस्लाम हो पाया भारत, ना ही ईसाई हो पाए 20% भी। बाकी जगह तो 100% हो जाता था।
मतलब 98-99% टाइप का कन्वर्जन हुआ, फोर्सफुली कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे थे कि नहीं भाई हम नहीं होंगे, रेसिस्ट भी किया और नहीं करते। यहाँ पे हमारे साधु संतों की आध्यात्मिक शक्ति उस तरह की थी कि वो लोग उस तरह सफल नहीं हो पाए। इस एंगल से भी हमें देखना चाहिए। तो ये सारा तो चला। अब अभी जो हो रहा है वो वही है कि अभी इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मतलब अति उग्र हो चुकी है। रीज़न यही है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिनको इन्होंने पाला है 150 वर्षों से, कांग्रेस को, वो सत्ता से कभी बाहर चली जाएगी। हिंदुओं का यही एक आप कह सकते हैं कि सरवाइव करने की उनकी वो हमारे वो सूत्रों में, क्रोमोसोम्स में, डीएनए में हमारे, कि हम तुम हमें कभी भी मटिया मेट नहीं कर सकते। हमारे 2 शहर पाटलिपुत्र और काशी, जब से ह्यूमैनिटी है मतलब शहर बनाना जब सीखा तब से वो दोनों शहर बसे हुए हैं, आज तक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुए। आंधी आया, तूफान आया, सुनामी आया, भूकंप आया, टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गए, लेकिन वो दोनों शहर अपने जगह पर हैं अभी तक। तो सनातन है ना, वो सभ्यतागत भी सनातन है और टेक्निकली भी, क्यों कभी टूटे हुए तो सनातन है, मतलब है जब से है तब से है, उस टाइप का। तो उसे भी हमें देखना पड़ेगा कि ये लोग इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं कि ये लोग आ कैसे गए सत्ता में। तो अब फंडिंग ज़्यादा करने लगे, तो फिर हमने अब CRA लगा दिया, सरकार ने, बहुत तरह की चीज़ें हुई, 20,000 NGO के लाइसेंस कैंसिल हो गए। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये लोग व्याकुलता में अभी इधर उधर हर जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रुक गया या रुक जाएगा, लेकिन लोगों को पता चलने लगा कि स्पीड ऑफ कन्वर्जन है क्या, बहुत अधिक हो रहा है। दूसरी बात यह भी है कि बहुत सारे हिंदू बहुत चालाक हैं, चावल की बोरी भी लेते हैं, क्रॉस भी लगाते हैं, पूजा हनुमान जी की करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो वो भी ठीक ही है, सालों फंड तो कम से कम खत्म करो उनका। लो जितना चावल लेना है लो, चावल लो, डिसूजा बन जाओ, पूजा हनुमान जी करो, तो मुझे उसमें भी कोई समस्या नहीं। आप में एक मूवी आई थी, हिंदुस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार है, उनकी पठान मूवी आई थी, आपने ट्विटर पे खोल के विरोध किया था। अभी एक मूवी आई है, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये दोहरा रवैया क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो, घटिया फिल्म जो होगी, टट्टी फिल्म, उसको कितना भी स्प्रे करके बिल्टर डाल दोगे, सोना तो होगा नहीं। पठान क्या थी, बाद में OTT पे आई, लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया किस तरह की फिल्म थी। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो जिन्हें भारत में डर लगता है, जो पब्लिक फोरम पे जा कर के तरह तरह से भारत को, हिंदू समाज को, इन लोगों को डिमीन करते रहते हैं, कभी भी भारत की ग्रोथ स्टोरी से उनका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, वो उसके फेवर में कभी नहीं बोलते हैं। तो मैं उनका विरोध करूंगा, इरिस्पेक्टिव कितने बड़े स्टार हैं। और स्टार बनाया किसने, किसको ये कंफ्यूजन किसको है कि मुसलमान ईदी के पैसे से देख के शाहरुख खान की फिल्म के 300 करोड़ कमाई करवा देता है? किसी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने स्टार हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबको हिंदू जनता के ही पैसे ने स्टार बनाया है, उन्हीं के खरीदे गए टिकट से वो स्टार बने। उनकी फिल्में तब तक देखी जाती थी जब तक वो एजेंडाबाजी नहीं करते थे, जब तक उन्होंने कभी भी ओवरटली अपने इस्लाम को, अपने ह्यूमैनिटी पे हावी नहीं होने दिया। शाहरुख खान ने वही किया, आमिर खान ने वही किया। देखिए लाल सिंह चड्ढा क्या हुआ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का। और बेसिकली ये फिल्में इतनी खराब थी ना, अगर अच्छी होती तो चल जाती, इतनी खराब थी कि वो नहीं चली। लाल सिंह चड्ढा नहीं चली क्योंकि बहुत ही वाहियात फिल्म बनाई उसने, एक बहुत ही अच्छी फिल्म को वाहियात। जहाँ तक सपोर्ट करने की बात है, तो जो चीज़ तथ्य पे आधारित है, पठान में आप देखिए कि ISI इंडिया की मदद कर रहा है। मतलब किस जमाने, मतलब कहाँ से ये कौन सोच, ऐसा सोच कैसे सकता है? ये वही बात हुई, राहुल गांधी PM मटेरियल है, उसी तरह की सोच रखने वाला आदमी इस तरह के स्क्रिप्ट लिख सकता है कि ISI इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। उसमें और भी रॉक एजेंट जो था वो उसमें दिखाया गया कि वो देशद्रोही, इस तरह का प्लॉट लेके चलो, तो क्यों मैं कैसे सपोर्ट करूंगा? फिल्में जो होती हैं उसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं, कि आप जो चीज़ डायरेक्ट डिप्लोमेसी से अचीव नहीं कर सकते वो फिल्म के माध्यम से होता है। बॉलीवुड ने वो ठीक ठाक काम किया एक समय तक, उसमें ढेर सारा एजेंडा था कि ब्राह्मण जो है लुटेरे होते हैं,
हम दक्षिणा नहीं देना चाहते। क्यों? इसमें फिल्मों का अर्थ है। उन्होंने बोला कि लुटेरा है, साथ में उठा गए। बनिया है, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का। बनिया जो है लुटेरा है, वो सूद पे देता है पैसे, वो मतलब महिलाओं को खींच लेता है, घर से बेघर कर देता है, आग लगा देता है, इस तरह का वो फिल्मों से है। तो जब आप इस तरह की चीज को मेन स्ट्रीम करने लगेंगे कि मेरे देश की सर्वोत्कृष्ट एजेंसी जो है रॉ, उसको तुम दिखा रहे कि उसका ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, वो भी जाता है तो कोई बताता नहीं है। ये आप हॉलीवुड को देखो ना, अमेरिका इतना हर जगह पे जाके आतंक मचाए हुए हैं तेल के चक्कर में, डेमोक्रेसी ला रहा है हर जगह पे। उसके बारे में कभी देखा है कि अपने फोर्स के अगेंस्ट कोई भी एक भी मूवी वो बनाते हैं? कोई नहीं बनाता। उसमें हमेशा यूएसए एकदम बढ़िया तरह दिखाएगा कि दुनिया के एलियन से लड़ रहे हैं वो लोग, धरती के सारे प्रॉब्लम खत्म हो, एलियन तक से लड़ लेते हैं। वो सारे मीटियोराइट जो है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, वहां से तेल निकाल लेते हैं, यहाँ तक चले जाते हैं। वहां पर उनकी आर्मी ही जाती है, उनका एयरफोर्स ही जाता है, वो कर रहा है। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो पाकिस्तान तुम्हारी मदद कर रहा है, और भारत का अपना जो है एक हिंदू, वो जो है टेररिस्ट, तुम उसको दिखा रहे थे। समझ में आता है ना कि पठान आखिर करना क्या चाह रहा है। और शाहरुख का पुराना इतिहास है यार। मैं हूं ना फिल्म का गुंडा जो टेररिस्ट था, उसका नाम क्या था? राघवन या ऐसे ही कुछ था। तुम भगवान राम का जो पर्याय है उसको तुम टेररिस्ट दिखा रहे हो। कहाँ पे हिंदू टेररिस्ट है? तो तुम वही करना चाह रहे हो। जावेद अख्तर 70 और 80 के दशक में करता था कि सारे बड़े छोटे माफिया जो मुसलमान हो, लेकिन फिल्मों में मल्होत्रा नाम होगा उसका, उसका नाम ढोलकिया होगा, उसका नाम जो होगा सिंह होगा, ठाकुर होगा, इसी तरह के लोग हुआ करते थे। तो इस एजेंडे से लेकर मतलब घृणा का भाव उपजता है। और केरला स्टोरी है या फिर कश्मीर फाइल्स है, ये तो रियलिटी है, ये तो डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। इसके ऊपर फिल्म बने तो उसको सपोर्ट करना ही चाहिए, तो स्वतः सपोर्ट। उसमें तो कोई एजेंडा है नहीं, कुछ भी नहीं है। इसको कहना है प्रोपेगेंडा, करता रहे, कहने से क्या होता है। कश्मीर में क्या हो सबको पता है, और आज पता नहीं है। कश्मीर फाइल्स एक मूवी बनी है ना, वेब सीरीज बननी चाहिए इस पे, सबका दिखाओ, जितने लोग मरे हैं सबके एक एक मर्डर की एक एक स्टोरी होनी चाहिए। तब पता चलेगा कि हम किस ब्रूटैलिटी को झेल करके एक समाज के तौर पे यहाँ तक आए। तो इसीलिए सपोर्ट मैं उसका हमेशा करूँगा जो फैक्ट बेस्ड है। इस तरह के फिक्शन में भी साला एक मतलब एक सीमा होती है। तुम साला उसको भी एकदम नीचेपन पे उतारा है। तुम अपने देश के आदमी को देशद्रोही बता रहे हो, हिंदू टेररिस्ट बता रहे हो, तो उससे उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता है कि ऐसी फिल्मों के विरोध में अक्सर लोग या तो सुप्रीम कोर्ट भागते हैं या तो हाई कोर्ट भागते हैं, वहाँ पे जाके गुहार लगाते हैं कि मूवी बैन करो बैन करो बैन करो। बाकी सारी फिल्मों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन इन सब फिल्मों के साथ ऐसा क्यों होता है? देखो 150 साल से जो लॉबी है वामपंथियों की, और उनके जितने लॉयर्स हैं, और जिस तरह से ये लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं अलग अलग केसेस में, तो सबको देखते हुए उनका मशीनरी इतना वेल ऑयल्ड है ना, इट जस्ट वर्क्स, वो काम करता है। एक फ़ोन जाता है 10 लॉयर पहुंच जाते हैं जिनका कलेक्टिव फी 75 लाख रुपया पर डे का होता है, इस तरह से। तो उनका एक सिस्टम बना हुआ है। वहाँ तक हमें पहुँचने में यार 150 साल नहीं, कम से कम 15-20 साल तो लगेगा ही, तब होगा। और फिल्म मैं नहीं चाहता कि कोई फिल्म को कोर्ट बैन करे इस तरह से। वो उसको आप पब्लिक में डाल दीजिए, पब्लिक तय करेंगी कि उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो लव जिहाद का जो मुद्दा है, आपको क्या लगता है, प्रोपेगेंडा है या फिर आतंकी साजिश जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है? लव जिहाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ये खाली भारत में नहीं हो रहा है। भारत में तो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज ही किया था, केरल के हाई कोर्ट से आया था, और यूएस में हो रहा है, यूके में हो रहा है, ग्रीस में हो रहा है। ये सब में तो 70 के दशक से हो रहा है, ग्रूमिंग गैंग करके उनका पूरा इसी तरह से रहा। और यूरोप अभी जिस स्थिति में है, जहाँ पे स्ट्रीट वायलेंस बहुत बढ़ गया है, इस्लामिक टेररिज्म और इस्लामिक लोन वुल्फ अटैक जो है आगे बढ़ गया है। तो ये सब तो कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा था, इंडिया में बहुत पहले से चल रहा था। अब क्या है, सोशल मीडिया के एज में अब पता चल जाता है कि कानपुर की जो एक कॉलोनी में जो है फलाना एक वीक के अंदर 7 लोगों ने इस तरह का किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता अब चल रही है,
ऑर्गेनाइज तरीके से, तो ये क्राइम बहुत लंबे समय से हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में समय समय पर प्रोटेस्ट करने के नाम पे, धरना देने के नाम पे एक एक चीज़ को निकाला जाता है कि हमें इससे आज़ादी चाहिए, हमें उससे आज़ादी चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। ये कितना क्या सही है, कितना क्या गलत है, और किस दिशा में ये चीज़ जा रही है आज के डेट में? प्रोटेस्ट करना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक होना चाहिए कि कहीं पे कुछ दिक्कत हुई उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते हैं। वामपंथियों ने प्रोटेस्ट को एक टूल की तरह प्रयोग में लाना आरंभ किया कि हम प्रोटेस्ट को एक ब्लैकमेलिंग टेक्निक की तरह हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाली सत्ता जो है वो इसको टॉलरेट करती है। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। इससे पहले बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। बाबा रामदेव को सलवार कमीज पहन के भागना पड़ा था ना, जो प्रोटेस्ट रामलीला मैदान में हुआ था। कांग्रेस यूपीए सत्ता में थी, लाठीचार्ज हुआ और एक क्लोज्ड स्पेस में आंसू गैस के गोले फेंके गए, जो कि इलीगल होता है। आंसू गैस हमेशा ओपन में फेंका जाता है क्योंकि लोग सफोकेट करके मर जाए। फेंका भी, कोई केस भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, प्रोटेस्ट यूं डिस्पर्स हो गया। इंदिरा गांधी ने साधुओं के ऊपर गोलियां चलवाई थी, कितने साधु मरे थे उसमें। कार सैनिकों के ऊपर प्रोटेस्ट ही तो था। भाजपा को छोड़ के बाकी जितने पार्टियां हैं सब ने प्रोटेस्टर पे सीधा फायरिंग करवाए, सब में मारे गए। भाजपा के साथ क्या है कि ये वामपंथियों से एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि यार हमारे बारे में लेफ्टिस्ट कुछ अच्छा कभी लिखते हैं, वो इस चक्कर बनाते हैं। इस कारण जितना रूथलेस उनको होना चाहिए वो कभी हो नहीं पाता है। और फिर आपको टर्म कॉइन करना पड़ता है आंदोलन जीवी। तो आंदोलन जीवी मोदी जी आप ही ने बनाया है, आप ही के पुलिस ने बनाई है। आपने लाठीचार्ज अगर शाहीन बाग पे कर दिया होता तो दिल्ली दंगे नहीं होते, 53 लोग मरते नहीं। तो इसका क्रेडिट तो मोदी जी को जाना चाहिए। उसी तरह किसान बिल आपने खूब अच्छा लाया, आप कन्विंस थे। आपको या मुझे बता दीजिए कि पंजाब में कहाँ 300 सीट आ गई आपकी। तो ये सोच रहे थे ना 190 विधानसभा सीट है, उसमें 300 भाजपा आ जाएगी, इधर किसान भी वापस ले लेंगे। आया क्या? नहीं आया। इसी तरह बाकी भी बीच बीच में चलता रहता है। अभी पहलवान वाला चल रहा है, उसमें अब किसान भी आ गए उसमें, फिर वो जाट समाज वाला पूरा हो गया। तो ये होने दिया जा रहा है। इसको एक ब्लैकमेलिंग टूल की तरह ये लोग यूज कर रहे हैं और बाकी लोग यूज हो रहे हैं। मतलब सत्ता पक्ष जो है उसको लग रहा है कि एक्सपोज हो जाएगा कोई इससे। एक्सपोज तो कितना कौन हो रहा है वो दिख रहा है, सबको पता है कि प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है। इसको डिस्पर्स करना चाहिए, नहीं तो वही होगा किसान बिल आप वापस लेते हैं और उसी राज्य का किसान जो है वो पंजाब में जाके 50 पैसा प्रति किलो शिमला मिर्च बेचने पर मजबूर है, रो रहा है इनफैक्ट ट्विटर पे आके कि हमें मंडी में 50 पैसा मिलना। तो हम लोग तो कर जाते हैं उसके साले, तुम्हें लोग तो ट्रैक्टर लेके आए थे ना, ट्रैक्टर रैली कर रहे थे, खालिस्तान का झंडा लाल किले के ऊपर लगवा दे, तुम्ही लोग तो थे। तो आप बेचो ना, उसकी चटनी बनाओ, उसका अचार डालो, उसका मेकअप का फेस पैक बनाओ, उसका टॉयलेट पेपर नहीं है तो उसे जेल निचोड़ करके जो है पृष्ठ प्रक्षालन कर लो, जो जो करना है करो शिमला मिर्च का। अब मजा लो ना तुम, जो उस वक्त ट्रैक्टर चलाने में डीजे लगा के जो स्टंटबाजी कर रहे थे, अब मजे लो। किसान बिल क्या था अब तुम्हें अधिक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आपकी जो लेखनी की शैली है, जो भी आप लिखते हो, ट्विटर हो या फिर फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया पर, स्पॉन्टेनियस होता है या फिर स्क्रिप्टेड होता है कि बैठ के सोच के लिखते हैं या फिर अचानक से कुछ आया गए लिख दिए? मोस्टली मतलब अब क्या है ना, वही मैं बता रहा हूँ कि 35 सालों से आपने इतना पढ़ा है, इतना देखा है, इतना समझा है कि मुझे समय नहीं लगता। अगर मुझे स्क्रिप्ट भी लिखना है ना तो मुझे उतना ही टाइम लगता है जितना मुझे टाइप करने में टाइम लगता है, दैट्स इट। उसके बियॉन्ड जहाँ मुझे कंफ्यूजन होता है कि ये कब हुआ था, अगर मुझे डेट लिखना है या इवेंट मुझे याद नहीं है, कीवर्ड्स याद है, एग्जैक्ट इवेंट याद नहीं है, नाम याद, तब मैं आईपैड पे मैं लिखता हूँ तो साइड बाय साइड खोल के देख लिया मैंने, फिर उतना तो रिसर्च और राइटिंग जो है एक साथ लगभग चलती रहती है, तो उसी स्पीड से मैं लिखता हूँ। हाँ, सटायर में भी मेरा है कि एक फ्लो में स्टार्ट होगा, मैं बीच में कोई ब्रेक नहीं लेता। अच्छा, बीच में थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होता है तो फिर
वो तारतम्यता बिगड़ती है। और हो सकता लिख मैं उतना इफेक्टिव दूंगा, बाकी 95% जनता जो लिखते हैं उससे मैं 10 गुना अच्छा ही लिखूंगा। मेरा टूट भी गया फ्लो तब भी, लेकिन फिर भी आप एज ए राइटर आपको पता होता है कि यहाँ पे लग रहा है कि कुछ बहाव जो है वो टूटा है, तो वही होता है। बाकी वही है कि इतने सालों का ऑब्जर्वेशन है, इसी कारण से मैं बहुत शीघ्रता से किसी विषय पे लिख सकता हूँ, और इम्प्रॉम्प्टू बोलना भी हो तो बोल सकता हूँ। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा तबका है जो कि ये कहता है कि अजीत भारती की जो निष्ठा है एक पार्टी को लेके है, और उनका जो एक विचार है वैचारिक चीज़ें अगर कही जाए तो एक सनातन को लेके ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? वो सही बोलते हैं, मेरी निष्ठा है एक पार्टी को लेकर के, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक विकल्प है, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प प्रैक्टिकली दिखता नहीं है मुझे। जिस दिन भाजपा को छोड़ कर के कोई और अच्छी पार्टी उस पोजीशन में आ जाएगी तो ठीक है कि मैं मतलब रेडी हूँ, मैं उसको वोट दूंगा। लेकिन ट्रेडिशनली मैंने जब से मैं वोटिंग एज का हूँ तो मैं भाजपा का समर्थक रहा हूँ, क्योंकि इनका एक तो पार्टी का अपना जो अप्रोच है वो, प्लस इनका जो मतलब सत्ता में आते हैं जहाँ पे इन्होंने जो काम किया वो कंपैरेटिवली परफेक्ट नहीं है। वो राम मंदिर बोला उन्होंने, और राम मंदिर पे आया फैसला, पर कृष्ण जन्मभूमि पे क्यों नहीं बोल रहे तुम? उस पे क्यों नहीं बोल रहे हो? काशी में जो हो रहा है ज्ञानवापी, उस पे क्यों नहीं बोल रहे हो? बाकी 30 फैजान मंदिर पे क्यों नहीं बोल रहे? वो बोलना चाहिए ना, तो उस पे तो नहीं बोल रहे हैं आप। तो फिर परफेक्ट नहीं है, बट कंपेयर तो करेंगे ना किसी से। अब ऐसा थोड़े है कि मैं जो है एक बार दे के फिर कांग्रेस को वोट दे दूं, जब कांग्रेस को हम 50 साल देख लिया कि उन्होंने क्या किया है। तो मेरी निष्ठा रहेगी, हमेशा रहेगी, जो मेरे धर्म के लिए, मेरे समाज के हित में। और मैं ये केवल एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे नहीं बोल रहा, मैं हिंदू हूँ इसलिए बोल रहा, नहीं नहीं नहीं। फिर तो मैं मठ वठ ज्वाइन करके मतलब वो करने में मुझे धर्म को लेके मुझे इतनी रहेगी नहीं। मैं उसे एक दूसरे संदर्भ में भी बता रहा हूँ कि पेस ऑफ डेवलपमेंट में जो है भाजपा के रेजिम में आप देखिए एक अलग पेस पे चलती है। बाकी में डकैती हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, हिंदुओं को सताया जा रहा है, उनके खिलाफ जो क्राइम होते हैं उनको व्यवस्थित बनाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसको एक तरह से, और उनको खुली छूट दे दी जाती है कि आप ये कीजिए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करो, कोई बात नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आप अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि उस तुलनात्मक अध्ययन के बाद नॉर्मल लोगों को भी लग जाएगा कि नहीं, भाजपा जो है बेहतर विकल्प है। सनातन के बारे में क्या विचार है आपके? सनातन सनातन है, बहुत लोग लगे हुए इसके पीछे, लेकिन उखाड़ तो कुछ नहीं पा रहा है उनसे। और अभी जो एक जागृति आई है वो मैं कह रहा हूँ कि वो मतलब हमारे जनरेशन का ये एक जो फेज है ना, ये हमारे राष्ट्र की दिशा दशा बदल देगा। ये जागृति का फेज जो है अभी जिस फेज में हम लोग हैं, कि लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारे जितने धर्माचार्य हैं, हमारे जितने कथावाचक हैं, उन सब ने अब अपने कथा के बीच में हिंदू धर्म के जो विषय है, नव जिहाद पे बोलना, इस्लामी आतंक पे बोलना, भारत की संप्रभुता पे बोलना, पहले ये सब हमारे कथावाचक नहीं करते थे। पिछले 2-3 साल में मुझे दिखने लगा है कि इन लोगों ने बहुत अधिक ध्यान देना आरंभ किया है कि ये एक इशू है, इस पे बोलना चाहिए। तो उसके कारण क्या हुआ है ना कि वो आपके यूट्यूब फीड में आए। यूट्यूब फीड में अब एक चीज आए, वो तो पॉलिटिकल बात हो गई कि नव जिहाद पे बोला रामभद्राचार्य जी महाराज ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने। फिर क्या होता है कि आप इनके दूसरी चीजें भी सुनते हैं। तो जब आपको पता नहीं हो कि हमारे पुराणों की कहानियां क्या, भागवत में क्या लिखा हुआ है, शिव पुराण में क्या है, और वो सब कहानी है, कथावाचक कहानी कहते हैं, तो इंटरेस्ट उसमें जगता है कि अरे अच्छा, जलंधर कौन था भाई, तुलसी जी की पूजा हम क्यों करते हैं, एकादशी का व्रत क्यों करते हैं, अभिमन्यु ने गर्भ में कैसे सीख लिया था, वो सब जो इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं कि आप बैठ के देखने लगोगे। आप देखने लगोगे तो रामभद्राचार्य जी महाराज जब भगवान राम के चरित्र पे बोलेंगे कि शंभुक वध हुआ था कि नहीं, या भगवान कृष्ण के ऊपर जो है कोई महाराज जी प्रवचन करेंगे कि उन्होंने एक चांडाल जाति की स्त्री से फल खरीदे थे, उनके गोद में बैठ के बोला था कि मैया मैं तो लेन देन जानता ही हूँ,
मैं तो माखन लेता हूँ तो गोपियाँ मुझे बोलती है कि मेरे गोद में बैठ जा, और गाल पे एक चुम्बन ले लेते हैं, बस उसी में उनका मन हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब एक हिंदू सुनता है, बोलता है यार जातिवाद हमारे में है कहाँ, नस्लभेद हमारे में है कहाँ, राम और कृष्ण दोनों काले थे, भयानक घनघोर काले थे, कृष्ण का नाम ही काला है, कृष्ण मतलब ही काला होता है, तो हम रंगभेद कहाँ से करेंगे, ये मिलावट हमारे में थी ही नहीं। तो जब YouTube पे लोगों को ये सब दिखने लगता है ना, तो वो एक इंटरेस्ट जगने लगा है, और ये इंटरेस्ट का जगना सोशल मीडिया कारण जो है वो विधर्मियों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी घटियापंथी जो है वो बाहर आ रही है इस बाढ़ में, सोशल मीडिया के बाढ़ में, जो सबसे सड़ी गली चीजें होती है बाढ़ में, वो प्लावित होकर ऊपर आते हैं, उनकी वो घटिया चीजें आ रही हैं, और सनातन की जड़ें दिख रही कितने गहरे हैं, उस बाढ़ में भी कुछ नहीं हो रहा है, उस तूफान में भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये डबल जो उनके ऊपर स्ट्राइक हो गया ना, तो इसलिए वो अधिक बिलबिला रहे हैं, और सनातन जो है अपने जगह पे है, और इस जागृति का भाव जो है और व्यापकता पाएगा। आने वाले समय में आप देखिएगा कि जिन चर्चाओं में, डिबेट्स में वामपंथियों से हमारी बहनें, हमारी छोटी बेटियां, दोस्त मित्र होते जो हार जाते थे, चुप हो जाते थे, या हम ही लोग चुप हो जाते थे कि बताओ लक्ष्मण जी नाक काट लिए उसका, वो तो लव प्रपोजल ही तो दे रही थी, मतलब वो साला कौन थी इससे मतलब नहीं है, नाक काट लिया तुमने स्त्री, और स्त्री क्या करने आई थी, कौन थी, उसको संदर्भ से हटा दो। द्रौपदी का चीर हरण हो गया, उसको संदर्भ से हटा दो, और बोलो कि नहीं यार वो तो राजा का बेटा था तो राजा बनेगा। तो प्रश्न आपसे कौन पूछ रहा है, किस इंटेंशन के साथ पूछ रहा है, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो अब वो जागृति आ रही, केवल जागृति सोशियो पॉलिटिकल नहीं है या रिलीजियो पॉलिटिकल नहीं है, ये धार्मिक और सोशल जागृति जो आ रही है, उन सब कंटेक्स्ट को जोड़ करके जब आदमी उठता है तो वो वैचारिक रूप से एक समृद्ध और ऊंचे स्तर पर होता है। और ये मुझे लगता है कि आने वाले आप 5 साल में देखोगे कि इसकी अच्छाई का प्रतिफल हमें सब समाज में दिखने लगेगा। आपके हिसाब से नॉर्मल फैमिली ऐसा क्या करे जो उनके घर की बच्चियाँ जो कुचक रहे हैं, कहा जाता है जैसे लव जिहाद या ऐसी सारी चीज़ें, तो उनसे बचा जाए, तो सबसे सिंपल तरीका या सजेशन क्या हो सकता है आपका? वो माता और बहन अगर YouTube पे 1 घंटा देने लगेंगे ना, आप धर्म चर्चा का खाली सत्संग आप सुन लो ना, आपके पूरे परिवार का और समाज का मतलब उत्थान होगा। केवल 1 घंटा सत्संग से मैं बता रहा हूँ, 1 घंटा आप YouTube पे दीजिए, धर्म के बारे में खाली सुनिए, कॉन्स्टेंटली सुनिए, लेकिन 1 घंटा रोज सुनिए, आपका चरित्र सुधर जाएगा, आपके बाल बच्चों को पालने का तरीका सुधर जाएगा, और शुरू से ही आप वो सारे गुण, वो सारे आदर्श उनमें इनकलकेट करना चाहेंगे, आप कॉन्शियस हो जाओगे, आप जो है ना चैतन्य होकर चीज़ों को देखोगे कि नहीं जानवर को हार नहीं करना चाहिए, चींटी को भी नहीं मारना चाहिए। ये जब आपके भीतर जागृति आएगी, ये चैतन्यता जब आपके भीतर आएगी, तो स्वतः ये जितना है ना लव जिहाद फलाना ढिमका, जिसकी जड़ें स्वयं गहरी हो, हमारी, ये तो हमारी दुर्बलता है ना कि कोई तुम्हें कन्विंस करके हिजाब पहना दे रहा है, ये हमारा मतलब हमारी हीनता है एक तरह से, कि हमें 4 दिन, साल भर, महीना भर किसी के साथ रहे और हमें जो है अपना धर्म कमजोर दिखने लगा, और दूसरे का मजहब जो बड़ा प्यारा लग रहा है कि हाँ हिजाब में बड़े खून दिखते हैं, तो हमारी दुर्बलता है ना। तो जब आप अपनी जड़ों को पकड़ने लगो, अपने चीजों को, हिंदुओं में क्या है ना कि जब हम खाली जानने लगे, केवल आप सुन लो, अपने धर्म को जान भर लो। अभी क्या है ना कि हम धर्म के नाम पे धर्म का नाम मात्र जानते हैं कि सनातन है, हिंदू है, बस। बियॉन्ड दैट आपको रामायण महाभारत की कहानी तक नहीं पता है लोगों को कि इसमें क्या हुआ था। वो भी कहानी आप उसी दृष्टिकोण से जानते हैं जो वामपंथियों ने आपसे पढ़ा और जो आपको नीचा दिखाने के लिए प्रयोग में लाता है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जानते। जो ही आप सच्चाई जानने लगेंगे, जो ही उस कथा को जानने लगेंगे, उसकी पूर्णता में आप इन सब से बहुत दूर भागे हो, क्योंकि कोई मतलब तुलना ही नहीं है, एक विष्ठा है, स्वर्ण है, कनक है। तो मतलब आपके अनुसार जो भी हुआ करत या फिर जो छाप छोड़ी गई उसके लिए वामपंथ ही जिम्मेदार है। वामपंथ दुनिया के सारे जितने भी समस्या है विश्व में,
सब की जड़ में वामपंथ है, उसकी जड़ में एसिड डाला जाना चाहिए। उसको वामपंथियों को तो राह चलते मिले आपको 2 थप्पड़ मार दिए बिना काम का। ये एटीट्यूड जब तक नहीं होगा ना तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। 87 लोग हर जा चुके हैं, हर जगह से जा चुके हैं, वैचारिक रूप से ये बने हुए हैं। क्योंकि कुछ लोग जो पैसा कंट्रोल करते हैं और सत्ताओं को कंट्रोल करते हैं, उन लोगों के मतलब उन पे उनका प्रभाव है वामपंथियों का। तो उस कारण से ये लोग बचे हुए हैं। ये अलग अलग मतलब फॉर्म्स में आपको वामपंथ दिखता है। वोक आजकल वोक कल्चर चल रहा है, कैंसल कल्चर चल रहा है, वामपंथ का ये विकृत रूप है ये सब। तो वही है कि इनका एंड मतलब पॉलिटिकल एंड तो काफी लंबे समय से हमने 30-40 साल से हम देख रहे हैं कि हर जगह से आउट ऑफ पावर की जा रहे हैं। बाकी जो मेंटल है इनका वो एस्पेक्ट, तो वो भी मुझे लगता है कुछ समय में हो जाएगा। बट दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ में वामपंथी ही है, उनके अलावा और कोई नहीं। वही इस्लाम को भी जो उसका आतंक है, इस्लाम तो ठीक है, वो आतंक को प्रमोट कर रहे हैं। सारे आतंकवादी एक ही मजहब के हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आईसिस के झंडे पे अल्लाह अकबर ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। वो तो है ही, उनकी पुस्तक में तो है, लेकिन उनको इंटेलेक्चुअल कवरिंग फायर जो देता है वो वामपंथी ही देता है। तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे आतंक के भी जड़ में आपको वामपंथी मिल जाए। कभी आपको लगा नहीं कि आपकी ये बेबाकी और ये आपकी शैली आपके परिवार पत्नी को दिक्कत दे रही है, या फिर कभी इनके तरफ से कुछ शिकायत कि हाँ मतलब ठीक है? नहीं, वो देखिए, आपको किसी ने पढ़ाया लिखा है ट्रस्ट करके, माँ बाप की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उतना मैं मतलब मैं खुद लोड नहीं लेता, मेरे माँ बाप भी उतने लोड लेने वाले हैं नहीं। और फिर वही राम रच रखा, तो मैं क्या दिमाग लगाना है, साला क्या हो जाएगा। मेरे खून में लिखा और मैं 100 साल जी हुआ है, मुझे वैसे भी डर नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें मैंने मतलब थोड़ा सा मतलब नाप तोल के आप काम करना चाहेंगे तो फिर वो हो नहीं पाता है। 100% अच्छे से काम कर नहीं पाएंगे। तो ये होता है कभी कभी ससुराल वालों को लगता है, उसको लगता है, वाइफ भी कभी कभी चिंतित होती है। बट ठीक है, समझा देते हैं कि यार जब भगवान में आस्था है तो उनको जब जीवन जिसने दिया वो ले लेगा एक दिन। और जब तक है तब तक कम से कम धर्म के लिए या स्वयं के लिए एक तरीके से काम करना है, और वो काम करते रहे। बीच में थोड़ा देने बाएं ऊपर नीचे होते रहता है, सबके जीवन में होता है, हमारे जीवन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। परीक्षा लेता है ईश्वर अलग अलग तरीके से, और हमें डट करके वो परीक्षा देनी है, उसे सफल होकर बाहर आना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। समाज और देश का नाम रोशन करते हो। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अधिकाधिक लोगों तक इसे लेकर के जाएं। मेरी शुभकामनाएं इस चैनल को कि ये लगातार प्रॉस्पर करे, ये लगातार आगे बढ़ती रहे और ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और इनके जो भी विचार हैं, बड़े अच्छे विचार हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ। तो इस कारण भी मैं चाहूँगा कि आप लोग इनसे जुड़े और इनके सारे वीडियो को स्नेह दें।